नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, जिस भी आप धर्म को मानते हो भाई, बहुत बहुत नमन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी भाई बंधुओं के साथ आज के इस सेशन को, जिसे हम देखते हैं डेली मॉर्निंग शो में 15 मिनट। और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आज देखेंगे, आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। टुडे लेट्स बिगिन विद मी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर हिस्ट्री। तो देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी से बहुत रिक्वेस्ट है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। पढ़ाई से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत होती है या आपको किसी भी पेड बैच की रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्ट मुझे इस पर बैच लिख करके आप मुझे सेंड कर सकते हैं। चाहे वो यूपी पीसीएस का बैच हो, चाहे फिर वो आरओ और एआरओ का बैच हो, चाहे फिर वो हमारा बीईओ का बैच हो, चाहे वो प्रीलिम्स का बैच हो, मेंस का हो, किसी भी बैच के रिगार्डिंग आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं आप सभी के साथ। ये रहा आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आज का पहला क्वेश्चन। लिखा है परमानेंट सेटलमेंट के बारे में जरा आप लोग निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है अंडर द सिस्टम द स्टेट डिमांड वाज फिक्स्ड एट 89% of the total revenue collected by the zamindar, while the zamindar retained 11% of as their remuneration. इस व्यवस्था के तहत जमींदार द्वारा एकत्र किए गए कुल राजस्व का 89%, मतलब इसको मैं ये कहूं 10/11%, और इसको कह दूं 1/11%। तो 10/11% goes to the जमींदार and 1/11 goes to the जमींदार, और 10/11 goes to the British government on the behalf of the जमींदार, ठीक है ना, बाई थ्रू द जमींदार। सेकंड लिखा हुआ है द सेटलमेंट सक्सेसफुली एलिमिनेटेड ऑल ट्रेडिशनल रूरल सब इन्फ्यूडेशन प्रिवेंटिंग द इमर्जेंस ऑफ इंटरमीडिएट टेन्योर होल्डर्स लाइक पट्टीदार्स। इस बंदोबस्त ने सभी पारंपरिक ग्रामीण उप सामंतवाद को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया, जिससे पट्टीदारों जैसे मध्यवर्ती पट्टा धारकों के उद्भव को रोका गया। क्या लगता है कौन से कथन सही है? 1 2 दोनों, ना ही एक और ना ही दो। व्हाट वुड बी द आंसर? क्या लगता है? तो मेरे भाई आंसर मैं विश्वास करता हूं आपने दे दिया होगा। देखिए पहला वाला तो बिल्कुल सही है, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि 10/11 जो था वो गवर्नमेंट का होता था और 1/11 जो है जमींदार का होता था, और जमींदार जो था वो सोल अथॉरिटी हुआ करता था टैक्स कलेक्शन के हिसाब से भी, और साथ में लैंड ओनर के रूप में भी जमींदार को ही कंसीडर किया गया एज अ ओनर। ठीक, सेकंड वाला जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्या इसने सभी पारंपरिक ग्रामीण उप सामंतवाद को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया था? जी नहीं, बल्कि इसने तो इसको बढ़ावा दे दिया था। मैंने आपको समझाया भी था कि मान लीजिए कि ए जमींदार है और इससे इनको मान लीजिए कि 4 करोड़ रुपया इस ए जमींदार को देना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इसने जो बी वाला जो है इससे किया कितने में कि मुझे तुमसे चाहिए 4.5 करोड़। बी वाले ने सी वाले से एग्रीमेंट किया, इससे कहा मुझे चाहिए तुमसे 4.45 करोड़, सॉरी माफी चाहेंगे, सॉरी 4.75 करोड़। इससे नीचे जो डी वाला आया उसने उससे किया कि उसने कहा मुझे तुमसे चाहिए 4.80 करोड़, और सबसे नीचे कौन है? किसान। तो दैट इज कॉल्ड सब इन्फ्यूडेशन। सब इन्फ्यूडेशन, इसी को ही सब इन्फ्यूडेशन के रूप में भी जाना जाता है। यही आपका सब इन्फ्यूडेशन या उप सामंतवाद है। इसी को ही यहां पर क्या हुआ है,
बढ़ा है ना कि घटा है। इस आधार पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, सेकंड वाला गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है परमानेंट सेटलमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर पुनः विचार करें। स्थायी बंदोबस्त के तहत कानूनी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लिखा है द बंगाल टेनेंसी एक्ट ऑफ 1885 was enacted to protect tenants' occupancy right after sub-infeudation led to severe peasant distress and agrarian unrest. 1885 का बंगाल काश्तकारी अधिनियम ने उप सामंतवाद के कारण किसानों के गंभीर कष्ट और कृषि अशांति के पश्चात काश्तकारों के दखलकारी अधिकारों की रक्षा के लिए इसको लागू किया था। अर्थात जो उनके साथ जो जमींदार जो है वो उसे कभी भी नहीं हटा सकता था, उनकी ऑक्युपेंसी राइट को वहां पर मान्यता दी गई थी। दूसरा लिखा है द हफ्तम रेगुलेशन 567 ऑफ 1799, इसके द्वारा किसान जो है उसको इंपावर किया गया था कि वो विदहोल्ड कर सकता था रेंट पेमेंट को लीगली यदि जमींदार जो है उनको फॉर्मल रिटर्न लीज देने से मना कर देता है। हफ्तम 1799 का विधिनियम 567 सातवां ने रैयतों को कानूनी रूप से लगान भुगतान रोकने का अधिकार दिया यदि जमींदार औपचारिक लिखित पट्टा जारी करने में विफल रहता है। लिखा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर और आर करेक्ट, उपयुक्त में से कौन से कथन इसको मेरे भाई आपको सही देखने के लिए मिल रहे हैं। एक दो दोनों, ना ही एक ना ही दोनों। तो मेरी देवियों जी क्या लगता है आपको आंसर? सोच के बताइए। चलिए, आशा करता हूं आंसर आपने सोच लिया होगा और आपने बता भी दिया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये वाला तो बिल्कुल सही है, दूसरा वाला जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि जमींदार जो है उसको एज अ लैंड ओनर कंसीडर किया गया था, लैंड ओनर कंसीडर किया गया था और उसको एब्सोल्यूट राइट दिए गए थे। इसके तहत एब्सोल्यूट राइट दिए गए थे, ना कि किसानों को कोई राइट दिया जा रहा। तो ये एब्सोल्यूट राइट जो है वो किसानों जमींदारों को दिए गए थे। दैट्स वाई पुनः दूसरा गलत हो गया। तो आपका ए आंसर जो है यहां पर पुनः आपका आंसर सही हो। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता। यहां पर आप पढ़ सकते हो कि 1799 का जो रेगुलेशन 7 था, जिसे हफ्तम रेगुलेशन के नाम से भी जाना जाता था, इसको पास किया गया जिसने जमींदारों को कोर्ट के आदेश काश्तकारों की संपत्ति जब्त करने, लगान ना चुकाने वाले किसानों को गिरफ्तार करने का मनमाना अधिकार दिया गया था, एब्सोल्यूट राइट दे दिया गया था। हाँ, 1812 का जो रेगुलेशन आया था जिसे पंजम रेगुलेशन कहा जाता है, ने इस नियम को कुछ हद तक नरम किया था। तो 1812 का जो अधिनियम था उसने कुछ रिलैक्स प्रोवाइड किया था किसानों को, क्योंकि उनके लगातार क्या हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे। दैट्स तो हफ्तम और पंजम रेगुलेशन किससे संबंधित है? वैसे भी याद होना चाहिए कि हफ्तम रेगुलेशन और साथ में पंजम रेगुलेशन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा दिस विज रिलेटेड विद दी परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट से स्पेशली ये रिलेट करते थे। नेक्स्ट लिखा है रैयतवाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लिखा है थॉमस मुनरो सपोर्टेड दिस सिस्टम बिकॉज ही बिलीव्ड साउथ इंडिया लैक्ड लार्ज लैंडलॉर्ड comparable to Bengal's जमींदार and deal directly with the peasantry was culturally traditional। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था का समर्थन किया क्योंकि उनका यह मानना था कि दक्षिण भारत में बंगाल के जमींदारों जैसे बड़े जमींदारों का अभाव था और किसानों के साथ सीधे व्यवहार करना सांस्कृतिक रूप से पारंपरिक था। ठीक है। दूसरा लिखा है रेवेन्यू रेट्स अंडर द रैयतवाड़ी सिस्टम वर फिक्स्ड इन परपेचुइटी इंश्योरिंग दैट कल्टीवेटर्स वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्यूचर टैक्स इंक्रीज ड्यूरिंग रीअसेसमेंट्स।
रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत राजस्व दरें स्थायी रूप से तय की गई थी, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि पुनर्मूल्यांकन के दौरान किसानों को भविष्य की कर वृद्धि से संरक्षण मिलेगा। लिखा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? एक, दो, दोनों ही गलत हैं, अन्यथा दोनों ही सही। क्या लगता है? आशा करता हूं आपने इस आंसर को अवश्य दिया होगा। देखिए ये तो बात बिल्कुल सही है। रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास में लागू की गई थी, 12 महल डिस्ट्रिक्ट में 1792 में एज अ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर इसको कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया था। ठीक, देखिए यहां पर स्थायी रूप से लिखा हुआ है तो बट ऑब्वियस है कि ये गलत हो जाता है, पहला सही हो जाता है आपका, दूसरा यहां पर फिर से अगेन रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट लिखा है उत्तर भारत में महालवाड़ी व्यवस्था में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है जेम्स थॉमसन ने महाल के भीतर भूखंडों की मैपिंग और भू अभिलेखों के साथ ग्राम प्रणाली लागू की थी। दूसरा लिखा है 1822 का विनियमन 7 सफल रहा क्योंकि इसमें राजस्व की मांगे कम थी और व्यवहारिक थी। लिखा है कौन सा कथन आपको इसमें सही देखने के लिए मिल रहा है? केवल एक, केवल दो, दोनों ही सही हैं, दोनों ही गलत हैं। क्या लगता है? बिल्कुल सही है आप। देखिए ये वाला तो बिल्कुल सही है, जेम्स थॉमसन वाला। पुनः 1822 वाला मांग कम नहीं है और अव्यवहारिक मांगे मांगी गई थी, इसलिए पुनः ए जो है आपका यहां पर आंसर सही होता है। तो ए पुनः आपका आंसर सही होता है। नेक्स्ट यहां पर आप पढ़ भी सकते हैं कि महालवाड़ी व्यवस्था जो है 1833 के दौरान जेम्स थॉमसन के द्वारा लागू की गई थी। मार्टिन बर्ड को भी लागू वहां पर अपॉइंट किया गया था विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड पे। 66% रेंटल डिमांड की गई थी जो कि वेरी हार्श थी। बाद में इसको याद रखिएगा सहारनपुर अधिनियम, इसको याद रखिएगा सहारनपुर नियम 1855 किससे संबंधित है? सहारनपुर नियम 1855 किससे संबंधित है? महालवाड़ी का क्षेत्र है तो महालवाड़ी से संबंधित होगा, जिसमें लॉर्ड डलहौजी जो है उसने कुछ हद तक इसको नरम किया था, 50% तक इसका टैक्स किया गया था। तो ये चीज है, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर इसको कभी भी केयर नहीं करते थे। ठीक, नेक्स्ट लिखा है विच ऑफिशियल बॉडी वाज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन 1854 टू इन्वेस्टिगेट सिस्टमैटिक ऑफिशियल वायलेंस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट लैंड रेवेन्यू अंडर द रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत जमीन का लगान वसूलने के लिए अधिकारियों द्वारा की जाने वाली व्यवस्थित हिंसा की जांच करने के लिए 1854 में ब्रिटिश प्रशासन ने किस आधिकारिक निकाय को नियुक्त किया था? इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको अलाउ किया था कि इसकी जांच की जाए। एक भारतीय भी हुआ करते थे, उन्होंने स्पेशली क्या कहते हैं रिकमेंड किया था कमीशन को, गवर्नमेंट को, तो उनकी रिकमेंडेशन भी थी ऐसे कमीशन को लागू करने के लिए। आशा करता हूं आपने इसका आंसर दे दिया होगा। आंसर जो है वो है मद्रास टॉर्चर कमीशन। गजालू लक्ष्मी नरासू चेट्टी, उन्होंने स्पेशली इसको लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास अपनी याचिका दाखिल की थी। तब मद्रास टॉर्चर कमीशन गठित किया गया था जिसने इस प्रकार की जांच भी की थी। तो आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। आप सभी भाई बंधुओं से आज एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप भी पेड बैच का हमारा पार्ट बनना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इस नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं बैच के रिगार्डिंग। बाकी डायरेक्ट अगर आपको बैच परचेस करना हो तो आप मेरे इस कोड का यूज अवश्य करें जिसका नाम है साई लाइव, जो इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर जा रहा है। एक नंबर भी आ रहा है, आप उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं सुमित अरोड़ा सर से हमारी बात हुई है या उनके वीडियो के थ्रू हम आए हैं। आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी वहां पर ऑफर किया जाएगा। यहां पर ये जो बैच आपको दिख रहा है ये हमारा फाउंडेशन का बैच। देखिए जब भी फाउंडेशन को ले हमेशा प्लैटिनम ले। अगर प्रीलिम्स बाधा लगता है आपको तो प्रीलिम्स की हम स्पेशल तैयारी आपको करवा रहे हैं, आप इसका पार्ट बन सकते हैं प्रीलिम्स का, जहां हम मिशन 6 दिसंबर को स्पेशली टारगेट कर रहे हैं। लिखने में कोई समस्या आती है तो आलेखन बैच ले लीजिए, आपकी लिखने की समस्या खत्म हो जाएगी। मैंने बहुत सारे इसमें आंसर्स लिखवाए हैं, इंट्रो कैसे बनाया जाता है, कंक्लूजन कैसे बनाया जाता है।
इसके अलावा आरओ का भी हमारा बैच चल रहा है, बीईओ का रिकॉर्डेड बैच आपको अवेलेबल है हमारे पास। आप डायरेक्ट मुझे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आप परचेज कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाइयों बहनों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। सेशन को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू।